हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे बीपीएससी जीएस पॉइंट चैनल के माध्यम से अभी फिलहाल में जो एनसीईआरटी 8 क्लास की ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें अभी तक टोटल जो है 4 चैप्टर तक मतलब क्लास करा दिए गए हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो 5वें चैप्टर को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग उद्योग के बारे में बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, कि उद्योग के लिए क्या क्या परिस्थितियां होती है, मतलब उससे जो संबंधित जितने भी बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, वो सभी के सभी इस नोट्स के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका ही फायदा है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वीडियो चला जाएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और व्यूज ना आने के कारण ही मतलब क्लास नेक्स्ट क्लास जो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी अगर अच्छा खासा व्यूज आने लगे तो हो सकता है ज्यादा लोग देखे तो क्लास कंटिन्यू चलेगी। और एक और विचार जो है वो हमारे मन में आया है कि 6 क्लास की जो क्या बोलते हैं वो साइंस की पुस्तक है, उनको जो है बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है उनको स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी आप लोगों को अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो या नहीं हो। बाकी अभी फिलहाल आप लोग इस टॉपिक को देखिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि उद्योग में क्या देखेंगे कि द्वितीयक कार्यक्रम, द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में प्रतीत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लुगदी जो है कागज के रूप में, मतलब लुगदी जो होता है उससे कागज के रूप में किया जाता है, और कागज जो है अभ्यास पुस्तिका के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि उद्योग के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट, ठीक है। इसका संबंध आर्थिक गतिविधि से है। उद्योग जो होता है ना, उससे मतलब क्या होता है, आर्थिक गतिविधि में विकास आता है। जैसे कि आपको पता है कि सामान अगर उत्पादन होगा तो उसके मतलब उनको बिक्री किया जाएगा और उससे जो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, तो इसलिए वो जो है आर्थिक गतिविधि से क्या है, मतलब आर्थिक विधि से है। ठीक है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ से पहले हाइलाइटर का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में जो लोगो लगा हुआ है उसकी वजह से शायद आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखने को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ये सभी की सभी जो बातें हैं और डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो कच्चा माल, ठीक है, पहले तो कच्चा माल आकार के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे किया जाता है। मतलब उद्योग किस प्रकार का कच्चा माल है उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। उसका आकार कैसा है उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है कि कितना बड़ा उद्योग है, कितना छोटा उद्योग है, इसके आधार पर। और साथ ही स्वामित्व के आधार पर कि वो जो उद्योग है वो निजी हक में है या स्वामित्व जब व्यक्ति क्या बोलते हैं वो सामुदायिक अंतर्गत में आते हैं, ये सभी के सभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या चीज थी, कच्चा माल के रूप में देखेंगे। ठीक है, कच्चा माल के रूप में हम लोग उद्योगों को पहला वर्गीकरण देखेंगे। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कच्चा माल के आधार पर जो है ना उद्योगों का जो वर्गीकरण होगा, तो उसमें आपका कच्चे माल के रूप में आधार पर क्या क्या हो सकता है, तो कृषि आधारित हो सकता है कोई उद्योग, इसी के साथ खनिज आधारित भी हो सकता है, इसी के साथ समुद्र आधारित हो सकता है, इसी के साथ जो लास्ट हो सकता है वो वन आधारित हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से समझा गया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले कि उद्योग यहाँ पे दिया है उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि उद्योगों का वर्गीकरण, इसमें क्या क्या है कि कच्चा माल दिया हुआ है जैसा कि आपको बताया, दूसरा जो आकार के आधार पे दिया गया है, और तीसरा स्वामित्व के आधार पे दिया गया है। ठीक है, कि आप 3 प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहले आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर रखिए कि उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, और कच्चा माल के रूप में, आकार के रूप में और इसी के साथ स्वामित्व के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कृषि आधारित, जैसा कि ये सभी के सभी ऊपर डिस्कस किया अभी कि कच्चा माल के रूप में जो है वो कृषि आधारित हो सकता है, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है, और एक और जो था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो वन आधारित जो है उद्योग ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कृषि आधारित जो उद्योग है इसमें हम लोग देखेंगे कुछ जो भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी। तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि खाद्य संसाधन, मतलब खाने योग्य जितने भी संसाधन वो हो गया, वनस्पति तेल हो गया, इसी के साथ सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद हो गया। ठीक है, और
यहाँ पे चर्म उद्योग हो गया, मतलब चमड़ा का उद्योग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं खनिज आधारित उद्योग दिया गया है कि खनिज आधारित उद्योग में क्या है कि प्राथमिक उद्योग है, मतलब जो खनिज आधारित उद्योग है इसे प्राथमिक उद्योग भी कह सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ है कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक है, खनिज जो क्या बोलते हैं, खनिज अयस्कों का जो उपयोग होता है वो कच्चे माल के रूप में आप लोग कर सकते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। ठीक है, मतलब जो खनिज आधारित उद्योग है इनके जो उत्पाद है वो क्या करते हैं, वो अन्य जो उद्योग है उनको पोषण करते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कि समुद्र आधारित उद्योग, इसमें हम लोग देखेंगे कि सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण हो गया और उद्योग। ठीक है, और इसी के साथ जो मत्स्य तेल निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट जो हमारा है कच्चे माल के रूप में है वो है वन आधारित उद्योग। इसमें क्या कर सकते हैं कि वन से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मतलब वन आधारित जो उद्योग है इसमें वनों से जो प्राप्त उत्पाद होता है ना उसे कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे संबंधित उद्योग, इससे संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं, तो वन से जो संबंधित उद्योग है, वन आधारित उद्योग से संबंधित जो भी उद्योग है तो उसमें लुगदी हो गया एवं कागज। ठीक है, औषधि हो गया, औषधि रसायन हो गया, फर्नीचर और भवन निर्माण। ठीक है, क्योंकि लकड़ी से ही क्या किया जाता है, भवन का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं कि आकार के आधार पर दिया गया है कि आकार के आधार पर कितने वर्गों में मतलब किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है उद्योगों का। तो इसके आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, ठीक है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। मतलब कहने का मतलब कि आकार के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें क्या जाता है कि इसके आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, मतलब आप उसमें कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं इसके आधार पर, मतलब आकार के आधार पे जब वर्गीकरण किया जाएगा ना उद्योगों का तो उसमें देखा जाएगा कि इस उद्योग में निवेश की गई जो पूंजी है इसकी राशि कितनी है। दूसरा देखा जाएगा यहाँ पे कि नियोजित लोगों की संख्या, मतलब उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं उसकी संख्या देखी जाएगी। और इसी के साथ जो उत्पादन की मात्रा भी देखा जाएगा कि वो कितना मतलब वो जो उद्योग है वो कितना मात्रा में उत्पादन कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आकार के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत मतलब किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि आकार के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला है कि लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहद आकार के उद्योग। मतलब पहला जो छोटा साइज का जो होता है छोटे आधार पे उद्योग स्थापित करना, और सेकेंड वाला जो है वो है बड़े उद्योग जो होते हैं वो बता रहा है। लघु उद्योग यहाँ पे दिया गया है कि लघु उद्योग आकार के उद्योग में क्या होता है, तो इसमें जो है कुटीर या घरेलू उपयोग छोटे पैमाने के उद्योग है। ठीक है, इसमें कुटीर या घरेलू उपयोग जो है वो छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ एग्जांपल के तौर पर जैसे दिया हुआ है कि टोकरी बुनाई, जो टोकरी बुना जाता है, जैसा कि बहुत सारे क्षेत्र में इसे छीटी भी बोला जाता है, डलिया भी बोला जाता है। ठीक है, डाला भी बोला जाता है इसे। तो आप लोग समझ सकते हो कि टोकरी बुनाई हो गया, ये लघु उद्योग में आएगा। और इसी के साथ जो है मिट्टी के बर्तन भी हो जाएंगे जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया जाता है। ठीक है, अन्य हस्त निर्मित जो वस्तुएं, मतलब जितने भी हाथों से बनाए जाने वाले वस्तुएं हैं वो सभी के सभी जो है वो लघु उद्योग में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की उद्योग के बारे में। यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी दिए गए हैं कि रेशम बुनाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेशम बुनाई विधि हो सकता है, खाद्य प्रक्रम उपयोग भी हो जाएगा। इसके साथ दिया गया है पॉइंट कि ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने का उपयोग है। मतलब जो ऑटोमोबाइल है और भारी मशीनों का जो उत्पादन होता है वो एक बड़े पैमाने का उपयोग है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा हमारा दिया गया है क्या कि स्वामित्व के आधार पर आप उद्योगों का वर्गीकरण देखने वाले हम लोग। ठीक है, इसके आधार पे उद्योगों को निजी क्षेत्र, ठीक है, मतलब स्वामित्व के आधार पर देखा जाता है कि जो भी उद्योग है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो किसी निजी व्यक्ति के अंतर्गत आ सकते हैं, राज्य स्वामित्व के अंतर्गत आ सकते हैं, अथवा यानी सरकारी क्षेत्र में भी आ सकते हैं। और इसी के साथ वो संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार और देख लेंगे कि स्वामित्व, इसके आधार पर लोगों को मतलब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र
राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र जो हो जाता है, और संयुक्त क्षेत्र हो जाएगा। इसी के साथ सहकारी क्षेत्र में जिसमें सरकार तथा कोई निजी व्यक्ति या समुदाय भी मिलकर वो उद्योग को चला सकते हैं, जैसे बहुत सारे जगह पे चीनी मिल में भी किया जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं कि निजी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व और संचालक, कहने का मतलब निजी क्षेत्र का जो उद्योग होता है उसका जो मालिक होता है ना, और उसको चलाने वाला होता है वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग कि निजी क्षेत्र जो होगा, निजी क्षेत्र का जो उद्योग होगा वो क्या होता है, तो उसका जो मालिकाना होता है वो किसी एक व्यक्ति या समुदाय के अंतर्गत आता है, और वो किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसे चलाया जाता है। अब हम लोग देखने वाले कि सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे क्या हम लोग की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालक कौन होता है, तो वो सरकार द्वारा होता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार द्वारा उसे संचालित और स्वामित्व दोनों होता है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि हिंदुस्तान, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। इसी के साथ जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालक कौन होता है, तो राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा क्या होता है, संचालित या स्वामित्व या संचालित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो इसका उद्योग है, किसका, तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का है। ठीक है, अब देखते हैं कि सहकारी, यहाँ पे दिया है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालक कौन होता है, तो कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकरों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है, एग्जांपल में दिया गया है कि जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, इसी के साथ सुधा डेयरी जो है, ये दो एग्जांपल दिए गए हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि उद्योगों के अवस्थिति संबंधित कारक, मतलब यहाँ पे कुछ इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि दिया गया है कि उद्योगों के अवस्थिति संबंधित जो कारक है, इसमें कहने का मतलब है कि एक उद्योग को स्थापित करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले में है कि जल की आवश्यकता होगी, सेकेंड में कि एक बाजार भी होना चाहिए अगल बगल में, क्योंकि जब उद्योग स्थापित हो जाएंगे और उत्पादन किया जाएगा तो वस्तु का सेल करने के लिए यानी खरीद बिक्री करने के लिए बाजार होना चाहिए, पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, श्रम भी की आवश्यकता होगी, क्योंकि श्रमिक जो रहेंगे तभी मतलब उद्योग स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ जो कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की आवश्यकता मतलब बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे उद्योग को स्थापित किया जाएगा, और इसी के साथ परिवहन जो संयंत्र है यानी परिवहन वाले जो रास्ता जितने भी होते हैं वो सभी के सभी अच्छे होने चाहिए, जो बाजार से लेकर उद्योग से लेकर बाजार से लेके बड़े बड़े जो शहरों से वो जुड़ा होना चाहिए, जिससे जो है वो उत्पादन हुए वस्तु का भारी मात्रा में क्या हो जाएगा, खरीद बिक्री होगा। और इसी के साथ संचार माध्यम भी दिया गया जिससे प्रचार प्रसार भी उद्योगों का किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में प्रचार बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, अब देखते हैं कि औद्योगिकरण से प्रायः नगरों तथा शहरों में विकास होता है। मतलब कहने का मतलब है कि औद्योगिकरण से क्या होता है, तो औद्योगिकरण से जो है वो नगरों तथा शहरों में क्या होता है, तो विकास होता है। अब देखते हैं यहाँ पे औद्योगिक तंत्र के बारे में कुछ दिए गए हैं, औद्योगिक तंत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या है, तो औद्योगिक तंत्र के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, औद्योगिक तंत्र में जो निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब है कि औद्योगिक तंत्र में क्या क्या शामिल है, तो औद्योगिक तंत्र में निवेश हो गया, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं निवेश में कच्चे माल, निवेश में क्या क्या चाहिए, तो निवेश में जो कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता हो गया, परिवहन हो गया, और इसी के साथ विद्युत और अन्य जो अवसंरचना शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास उसके के साथ है मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि सूती वस्त्र जो उद्योग है इसमें लोग क्या क्या निवेश कर सकते हैं, तो इसमें जो निवेश कर सकते हैं, कपास निवेश कर सकते हैं, मानव श्रम मतलब कर सकते हैं, लेबर जिसे बोला जाता, लेबर कंपनी में जो काम करते हैं उसे ही मानव श्रम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी के साथ कारखाना हो गया, इसी के साथ है कि परिवहन लागत हो गया, निवेश हो सकते हैं। ठीक है, मतलब रास्ते से संबंधित जितने भी खर्चे हो सकते हैं, कोई माल को यहाँ से पहुंचाना, उत्पादित वस्तु को वहां से पहुंचाना, वो दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ औद्योगिक प्रदेश के बारे में भी दिए गए हैं, जिसे हम लोग एक एक करके बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया गया है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के जो उद्योग है ना एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब बहुत सारे जो उद्योग है ना, अलग अलग प्रकार के उद्योग एक ही स्थान पे क्या होते हैं, स्थापित होते हैं और एक ही साथ जो है वो विकसित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वोत्तर अमेरिका और पश्चिमी एवं और मध्य यूरोप हो जाएगा, और इसी के साथ जो है पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि दिया गया है कि मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कहाँ हो जाते हैं, तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और क्षेत्रों में होता है, इसी के साथ जो है समुद्री पत्तनों के पास होता है, कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, अब दिया गया है कि भारत के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कि भारत के जो औद्योगिक प्रदेश, इसमें से कुछ के जो नाम दिए गए हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले नंबर में दिया गया है कि मुंबई एवं पुणे में, ठीक है, बेंगलोर और तमिलनाडु प्रदेश में दिया गया है, हुगली प्रदेश में दिया गया है, अहमदाबाद दिया गया, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ दिया गया कि छोटा नागपुर। ठीक है, इसी के साथ क्या दिया गया है कि छोटा नागपुर हो गया औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम हो गया, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया, इसी के साथ गुड़गांव हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश हो गया, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम हो गया औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इतने हम लोगों ने देखा। इसी के साथ जो देखते हैं औद्योगिक विपदा के बारे में देखेंगे, और हो सके तो ये जो है आज का जो हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वीडियो हम नहीं चाहते कि कोई ज्यादा थोड़ा बन जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसी टॉपिक पे आने वाला है, एक और वीडियो बनेगा इस पे। फिलहाल अभी हम लोग औद्योगिक विपदा जो है वो लास्ट टॉपिक आज का मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत में यहाँ पे दिया गया है कि भोपाल में मतलब औद्योगिक जब विपदा हुआ था, मतलब आपदा जिसे बोल सकते हैं आप लोग, उसी को बोला जाता है। तो वही दिया गया है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को समय रात के 12 बजे को, ठीक है, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये दिया गया है। इसके साथ दिया है कि 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार कितना है कि 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसी के साथ जो है वो चीन में दिया गया है, वो तो भोपाल का डाटा था, ये चीन में दिया गया है। चीन में क्या है कि 23 दिसंबर 2005 को चीन के गांव काओ, ठीक है, गांव काओ चोंगगिंग में कूप विस्फोट से कितने, तो 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ठीक है, इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से जहाँ पे घटना हुआ था चीन के गांव शहर में, वहां से 64,000 लोगों को विस्थापित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जोखिम कम करने के उपाय में क्या क्या बताया गया है। जोखिम कम करने के उपाय में बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र से दूर अस्थायी निवास बनाए। कहने का मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र जो भी है ना, उसे थोड़ी दूरी पे घर बनाने के लिए बताया गया। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या है कि उद्योगों के पास बसने वाले को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों से, ठीक है, विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब कि उद्योगों के पास जितने भी लोग बस जाते हैं, पहला तो बसना ही नहीं चाहिए, अगर बस भी जाते हैं तो इनके कहने का मतलब है कि उस उद्योग से होने वाला नुकसान के बारे में उसे बता देना चाहिए कि इस तरह की आपदा हो सकती है और इससे बचने के जो प्रभाव भी बताया जाना चाहिए, कहने का मतलब है। तीसरा है कि आग की चेतावनी और अग्नि शमन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आग लग जाए तो इसकी चेतावनी किस प्रकार से पहुंचाया जाए ये बताया जा रहा है। इसी के साथ जो है वो आग बुझाने वाली जो गाड़ी होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। चौथा पॉइंट देखेंगे कि क्या है, विषैले पदार्थों के भंडारण
क्षमता सीमित होनी चाहिए। कहने का मतलब कि विषैले जो पदार्थ है उनकी जो भंडारण उसे रोक कर रखने की जो क्षमता है वो सीमित होनी चाहिए। और इसी के साथ जो है वो लास्ट पॉइंट है कि उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नत होने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या होने चाहिए? तो उन्नत होने चाहिए। इसी के साथ दिया है कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी उद्योग जो उभर रहे हैं उन सभी का आप लोग सनराइज उद्योग के नाम से कह सकते हैं और या जान सकते हैं। ठीक है। अब इसी के साथ दिया गया कि प्रमुख उद्योग का विवरण, ये हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को एंड करते हैं दोस्तों यहीं पे। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा हमारे चैनल पे, और जितनी ज्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन एक बार और मैं आपको बता दूं कि 8th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो 5वें चैप्टर की आज क्लास हुई है, इसी का दूसरा भाग आएगा। मतलब आधा चैप्टर इसमें से हुआ है। 5 पेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 पेज हुआ है, और यहाँ पे 5 पेज और जो है वो कल की क्लास में करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।